तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो थैंक यू सो मच उपेंद्र सर, आपने यूआई मूवी की डिकोडिंग की मेरी वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर किया। नहीं, हाँ, मैं नहीं मानता। और का झंडा लहरा दिया। नाना जी टांग। सेकेंडली थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने वीडियो को इतना प्यार दिया जिससे कि वो वीडियो सही ऑडियंस के बीच पहुंची। एंड आप सभी को बधाई भी हो, प्रेम अनफिल्टर्ड का परिवार 60K प्लस हो चुका है। खैर तो अब सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो पिछली वीडियो में जहां हमने सब कुछ कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से डिकोड किया था कि कौन सा कैरेक्टर किस चीज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, वो सारे स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। बाकी आप पिछली वीडियो को एक बार फिर से देख लेना ताकि ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाए डिटेल में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो इस वीडियो में हम मोस्टली उन कैरेक्टर्स के द्वारा किए गए कार्यों के रिपरकशंस पे बात करेंगे जो कि आपस में सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो जहां हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। एक तरफ इम्पोस्टर कल्कि वामन राव के महल में घुस के उसको सेंटर में बिठाने का ख्वाब दिखा के उसकी सत्ता छीन लेता है और उसको कामनाओं और वासनाओं के जाल में उलझा देता है। दूसरी तरफ सत्या कल्कि की कैद से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। सत्या के बाहर निकलने के प्रोसेस को भी हमने पिछली वीडियो में समझ लिया था, तो उसके बाहर निकलने तक जो घटनाएं इम्पोस्टर कल्कि के कारण घटी उनको पहले देख लेते हैं। इम्पोस्टर कल्कि ने पूरे शहर की रोड्स खुदवा दी और चारों तरफ कूड़ा कचरा फैला दिया। इससे उसने एक तीर से तीन शिकार किए। पहला तो यह कि वो चाहता था कि समाज में अराजकता फैले और इंसान दुख भोगे क्योंकि इंसान ने ही उसकी मां प्रकृति के साथ दुराचार किया था। दूसरा ये कि ये सब उसने वामन राव के नाम पे करवाया, तो लोग वामन राव के अगेंस्ट हो गए और इम्पोस्टर कल्कि को अपना मसीहा मानने लगे और पब्लिक सेंटिमेंट्स उसके साथ जुड़ गए। तीसरा काम इससे ये हुआ कि सेंटर ऑफ पावर में बैठे लोगों की नजरों में कल्कि की पावर बढ़ गई और वामन राव की घट गई, तो पार्टी ने वामन राव का टिकट काट के कल्कि को थमा दिया। अब इस पूरे इंसिडेंट को हम अपनी रियल वर्ल्ड सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज में काफी कुछ इसी तरह से इलेक्शन के टिकट दिए जाते हैं, ये सोच के नहीं कि कोई पॉलिटिशियन कितना लायक है, कितना काबिल है अपनी जॉब के, बल्कि ये सोच के कि जनता की सहानुभूति किसके साथ ज्यादा है और जनता की सहानुभूति कैसे अर्जित की जाती है वो कोई बताने की बात नहीं है। दूसरी तरफ शहर में नालियां और सड़कें खुदने के बाद वहां मीडिया पहुंचती है, जहां हम देखते हैं कि सब ने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ है, विच शोज की मीडिया वहां आई भले ही लोगों के दर्द को समझने और उसको अपने चैनल्स के जरिए दुनिया तक पहुंचाने, लेकिन वो लोग खुद अंदर से बायस्ड हैं। इसको भी हम अपनी रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। आज अगर कोई भी घटना घटती है दुनिया में तो दुनिया भर की मीडिया उसको सबसे पहले पॉलिटिकल चश्मे से दिखाती है। ये मास्क वही पॉलिटिकल चश्मा है। एक्सट्रीम लेफ्ट वाले लेफ्ट विंग की बात करेंगे, एक्सट्रीम राइट वाले के पर्सपेक्टिव से ही चीजों को देखेंगे। जो भी कोई कुछ बोलेगा वो अधूरा सच ही बोलेगा। यहाँ पे एक आदमी बाबा के पास जाता है कि देखिए ये सब क्या कर रहे हैं पावर में बैठे हुए लोग। एंड चूंकि ये बाबा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है मोस्टली रिलीजियस लीडर्स का, जो पब्लिक को धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बनाते हैं, जिनके पास एक्चुअल में लोगों की समस्या का कोई हल नहीं होता। कोई गूंगों को बुलवा रहा है, कोई लंगड़ों को नचवा रहा है, तो कोई धार्मिक कट्टरवाद फैला रहा है। लेकिन जब पब्लिक उनके पास ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स लेके जाती है वो लोग आंखें मूंद लेते हैं। तो ये बाबा भी कहते हैं कि अब मेरे मौन का समय आ गया है, सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। इधर पब्लिक इन सब एट्रोसिटीज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है तो पुलिस उनके ऊपर डंडे पेल रही है। अब इसका मतलब तो आई गेस समझाने की जरूरत नहीं है। पीछे जानी दुश्मन मूवी का पोस्टर भी लगा हुआ है। नेक्स्ट शॉट में हम टीवी पे न्यूज देखते हैं, जहां पे न्यूज चैनल का नाम ही है टीआरपी नेटवर्क। यहां डायरेक्टर साहब ने बिना बोले न्यूज चैनल वालों को रोस्ट कर दिया है। सबके सब टीआरपी बढ़ाने के लिए न्यूज में मसाला डालते हैं बिना इस बात की परवाह किए कि उनकी दिखाई गई न्यूज का आम जनमानस पे क्या असर पड़ेगा। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस नमक मिर्च से मतलब है। यहाँ इम्पोस्टर कल्कि ये सब अपनी माँ यानी कि मदर नेचर को दिखा रहा है। इस सीन की इंपॉर्टेंस आगे समझ आएगी इलेक्शन जीतने के बाद इस वाले सीन में, जिस पे कि हम बाद में आएंगे। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि वामन राव भी अब कल्कि को लेकर कंफ्यूज है थोड़ा। वो कहता है कि ये सब दिखा के अपनी माँ को कैसे ठीक करेगा। ये शो करता है वामन राव के कल्कि के प्रति कंफ्यूजन एंड कल्कि के अपने काम के तरीके को लेकर कॉन्फिडेंस को। अब देखो, इम्पोस्टर कल्कि का जो कैरेक्टर है ऐसा फील होता है जैसे वो फुल कॉन्फिडेंट है कि वो जो कर रहा है वो एकदम सही है, सब कुछ सही करने का यही एक रास्ता बचा है। अब ध्यान से सुनना, इस इम्पोस्टर कल्कि का कैरेक्टर झूठ को, डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है एंड झूठ कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करता कि वो झूठ है। उसे हमेशा लगता है कि वही सच है। डार्कनेस यानी कि अंधेरा ही सही है, दुनिया के लिए भी और प्रकृति के लिए भी। उसको हमेशा यही लगता है कि असली एग्जिस्टेंस डार्कनेस की ही होती है, लाइट तो बाद में आई है।
वो कभी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि प्रकाश का ना होना ही अंधकार को जन्म देता है, उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता। सच का ना होना ही झूठ है। इसलिए जो भी एंटिटी अपने पीक डार्कनेस पे पहुंच चुकी होती है उसको यही लगता है कि अब जो मैं कर रहा हूं वही सही है, उसके अलावा सब कुछ सही करने का और कोई रास्ता नहीं है। मूवीज में मोस्टली मेमोरेबल जो विलन्स हुए हैं वो सब इसी विचारधारा से प्रेरित होते हैं, चाहे एवेंजर्स का विलन थैनोस हो या फिर शक्तिमान का विलन तमराज किलविश। इसी विचारधारा को यहाँ इंपोस्टर कल्कि भी रिप्रेजेंट कर रहा है। नंदिनी जो कि इंसान की आत्मा को रिप्रेजेंट कर रही है, वो सत्या से प्यार तो करती है लेकिन उससे दूर भागती है एज वी नो। तो वो टीवी चैनल्स पे दिखाए जा रहे इंपोस्टर कल्कि के कारनामों, जिसको कि वो सत्या समझती है, उन काले कारनामों का भी समर्थन करती है और कहती है कि जो पब्लिक इसका विरोध कर रही है उनको उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। ऑब्वियसली डार्कनेस के इन्फ्लुएंस में आके इंसान की खुद की सोच सही और गलत का फर्क भूल जाती है। नेक्स्ट एक सीन आता है जिसका डायलॉग मेरा पर्सनल फेवरेट है। वामन राव टीवी में चल रही सारी घटनाओं को दिखाते हुए अपने बेटे से कहता है कि इस कल्कि ने दूध जैसे लोगों को मथ के उनका दही बना दिया है और फिर घोल के लस्सी, घी, मक्खन और पनीर सबको अलग अलग कर दिया है। यहाँ मैं तारीफ करना चाहूँगा हिंदी डायलॉग्स राइटर की, क्या चुम्मेश्वरी डायलॉग लिखा है। मतलब जैसे हम दूध को फाड़ के या उसको कई तरीके से प्रोसेस करके उसमें से सब कुछ अलग अलग कर सकते हैं, ठीक वैसे ही एकजुट हुए समाज को अगर अलग करना है तो उनको तकलीफें देनी पड़ेंगी। और जैसे ही लोगों को ज़रा सी भी तकलीफ होती है तो वो लोग आपस में ही झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। बस उन्हें मुद्दा चाहिए। धर्म, जाति, रंग, कम्युनिटी, प्रदेश, भाषा, वो किसी भी नाम पे झगड़ा कर सकते हैं, बस उन्हें वो वजह दे दो। अब ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। अपनी फिल्मी ऑडियंस को ले लो, यहाँ भी तो लोग आपस में अलग अलग स्टार्स के, स्टूडियोज के फैंस के नाम पे झगड़ते रहते हैं। कहीं मार्वल वर्सेस डीसी चल रहा है तो कहीं बॉलीवुड वर्सेस साउथ। इवन कुछ तो मूवी रिव्यूअर्स भी हैं जो ऑडियंस को बॉलीवुड वर्सेस साउथ में उलझा के उनको बेवकूफ बनाते रहते हैं। कुछ लोगों के तो थंबनेल में यही लिखा होता है, बॉलीवुड तो बर्बाद हो गया, उस पे किसी ने बॉम्ब मार दिया, बॉलीवुड ऐसी मूवी बना ही नहीं सकता। आखिर इस सब का क्या मतलब है? कहाँ जा रही है ये कम्युनिटी? क्या यहाँ पे ऑडियंस डिवाइड नहीं हो रही? बात तो सही है। लोग कमेंट सेक्शन में एक दूसरे के घर वालों की इज्जत तक उतार देते हैं। खैर, वो एक कहावत है ना कि इंसान की असली परख तभी होती है जब वो या तो बहुत खुश हो या बहुत दुखी। बस वही काम यहाँ इंपोस्टर कल्कि ने लोगों के साथ किया है। खैर, तो अब समय आ गया था महायुद्ध का, जो कि हर 5 साल में एक बार आता है। ये सीधा सीधा रेफरेंस है इलेक्शंस का। वैसे तो दुनिया के सभी देशों में 2 इलेक्शंस के बीच का टाइम ड्यूरेशन अलग होता है, किसी में 4 साल तो किसी में 5 साल। पर चूंकि इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है तो मूवी में भी 2 महायुद्धों का समय अंतराल 5 साल ही दिखाया गया है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि भले ही मूवी पूरी दुनिया के पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर पे एक सटायर है, लेकिन फिर भी इसको रिलेटेबल बनाने के लिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट ज्यादा रखा गया है। तो महायुद्ध के यानी कि इलेक्शन के वक्त जनता का ध्यान मेन मुद्दों से हटाने के लिए कल्कि जोकर की सोशल मीडिया टीम के जरिए जनता को टाइम पास कराने में बिजी रखता है। ये पूरा ट्रोल सॉन्ग मीम्स एंड रीजनल पॉलिटिकल कल्चर से भरा हुआ है कि पूरे साल हम सिर्फ मीम में खोए रहे और असली मुद्दों से भटक गए। खैर, महायुद्ध यानी कि इलेक्शन आता है जिसमें इंपोस्टर कल्कि का सामना होता है 3 कॉम्पिटिटर्स के साथ। ये 3 लोग बेसिकली 3 डिफरेंट कम्युनिटीज के प्रतीक हैं, जो ये शो करता है कि एक्चुअल महायुद्ध यानी इलेक्शन जब भी होता है वो हमेशा जातिगत समीकरण के आधार पे ही होता है। यहाँ पे मास्क लगाई मीडिया का एक डायलॉग भी सुनने को मिलता है कि इस युद्ध में जाति की गिनती के हिसाब से कौन सी जाति के लीडर जीतेंगे ये देखना होगा, जो कि हमारी अपनी दुनिया की कास्ट इक्वेशन को शो कर रहा है, जहां जाति के नाम पे गिनती कराकर लोगों को जानबूझ के आपस में बांटा जाता है और फिर जिस कम्युनिटी की या जाति के लोगों की संख्या ज्यादा होती है उसका तुष्टीकरण करके उनको अपने पर्सनल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है फाइनल रिजल्ट का दिन, जहां एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है कि सारी गरीब जनता महल में सो के उठती है और वो समझ रही है कि अब उसकी किस्मत बदल गई है। दिस शोज कि जब भी इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो जनता अपनी अपनी पॉलिटिकल बायसनेस के हिसाब से हमेशा यही सोचती है कि आज अगर उनका लीडर जीत गया या उनकी फेवरेट पार्टी जीत गई तो बस वारे न्यारे हो जाएंगे। यहाँ ये जो महल है वो एक्चुअल में ये समाज है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंगली एक बंदा दिखाया गया है जो ये कह रहा है कि हमें किसी नेता की जरूरत नहीं है, इस महल की देखरेख हम खुद ही कर सकते हैं आपस में मिलजुल के। लेकिन बाकी सब कहते हैं कि हमें अपना नेता खुद चुनना होगा और वही इस महल को संभालेगा। ये एक्चुअल में शो करता है हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को। इस बंदे के अनुसार इस समाज को बेहतर बनाने की, खुशहाल बनाने की जिम्मेदारी हम सबको खुद ही उठानी होगी। हमें किसी नेता के भरोसे नहीं बैठना है। लेकिन चूंकि इंसान का स्वभाव है जिम्मेदारियों से दूर भागना, तो बाकी सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी एक नेता को देनी है, सरकार को देनी है, ताकि खुद कुछ ना करना पड़े और कुछ अगर गलत हो रहा हो तो हम हर चीज का ठिकरा सरकार के सर पे फोड़ सकें। यही तो करते हैं हम सब।
मूवी में जिस फोकस का जिक्र है वो इसी सीन में दिखाई दे रहा है, जो कि अगर समझ आ गया है तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आया तो तनिक वेट करो, आगे बात करेंगे उसके बारे में। खैर, सब लोग मिलकर इम्पोस्टर कल्कि यानी कि झूठ को अपना नेता मान लेते हैं और वो समाज में अराजकता फैलाने लगता है, जनता को बांट के उनमें आपस में दंगे करवा देता है। दूसरी तरफ सत्या झूठ की मानसिक कैद से आजाद होकर बाहर निकल आता है। यहाँ चीप सॉन्ग के जरिए सत्या और झूठ की आपस में एक बार फिर से डिबेट दिखाई गई है, दोनों विचारधाराओं की कि किसका रास्ता सही है। इस सॉन्ग में नंदिनी के एक साइड सत्या है और दूसरी साइड इम्पोस्टर कल्कि। आपने सुना होगा कि इंसान के एक कंधे पे फरिश्ता सवार होता है और एक कंधे पे शैतान, अपने अपनी बात मनवाने के लिए। ये ठीक वैसी ही सिचुएशन है। ये दोनों ही बातें एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि इंसान की अंतरात्मा सही और गलत के बीच झूलती रहती है हमेशा। यहाँ नंदिनी को भी सत्या और कल्कि में से एक को पहचानना है, मतलब हमारी आत्मा को सत्य को पहचानना है। कल्कि तरह तरह के रंग बिरंगे तरीके से नंदिनी को लुभाने की कोशिश करता है। अब जैसे मैंने ट्रोल सॉन्ग के बारे में बोला था पिछली वीडियो में कि उस पर एक पूरी वीडियो अलग से बनाई जा सकती है, सेम चीप सॉन्ग के बारे में भी कहूंगा कि इसके ऊपर भी एक पूरी वीडियो बन सकती है। तो इस सॉन्ग में जो भी चीजें समझ आ गई हो आपको, वो मुझे कमेंट्स में बताना, हम आगे बढ़ते हैं। वेल, इम्पोस्टर कल्कि जो कि समाज को जातियों में बांट रहा था, उसकी हर बात का खंडन सत्या एक लाइन में कर देता है कि प्यार ही बस धर्म है, जाति तो बस कर्म है। ये जान के कि जातियां सिर्फ कर्म आधारित होती है एंड सबको आपस में प्रेम करना चाहिए, सारी जनता और नंदिनी सत्य के साथ चले जाते हैं, विच मीन्स सच्चाई की जीत होती है। ऐसा लगता है, होता नहीं है। झूठ इतनी आसानी से हार नहीं मानता, वो लोगों की उस भावना का फायदा उठाता है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है, डर। कल्कि लोगों को ये बोल के भड़काता है कि अगर तुम सब खुश हो, तुम्हें भगवान की जरूरत नहीं है, तो भगवान के ऊपर पैर रख के दिखाओ। एंड भाई साहब, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे बड़े बड़े ज्ञानी आदमी की रूह कांप जाती है, क्योंकि डर हर आदमी के अंदर होता है। उस पे भी भगवान का अपमान करने का डर तो सर चढ़ के बोलता है, क्योंकि सुखों से सबको प्यार होता है, सबको स्वर्ग में सोमरस पीना है, जन्नत में हीरो के साथ आइस पाइस धप्पा खेलना है। दुख किसे चाहिए भाई? और भगवान का अपमान करेंगे तो दुख तो झेलना ही पड़ेगा, उनकी हेवन की कल्पनाएं अधूरी छूट जाएंगी। इसलिए वो सत्या को कहते हैं कि तुम भगवान के ऊपर पैर रख के बताओ। यहाँ पे सत्या का जो डायलॉग है वो बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। वो कहता है कि मैं हमारे सृष्टिकर्ता भगवान के ऊपर पैर नहीं रख रहा हूँ, बल्कि उस भगवान के ऊपर पैर रख रहा हूँ जिसकी सृष्टि हमने की है, विच इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कि भगवान को जानने और भगवान को मानने में क्या फर्क है। मोस्टली दुनिया भगवान को उस स्वरूप में मानती है जिसको उन्होंने खुद ही रचा है, जबकि अगर भगवान को सही अर्थों में जानना है तो वो हमें वेदों और उपनिषदों में मिलेंगे। यहाँ फर्क है सिर्फ मानने और जानने में। हम जाने बिना कि भगवान क्या है, बस मान लेते हैं कि वो वही है जो हमारे रिलीजियस लीडर्स ने हमें बताया है। हम कभी भी भगवान को जानने के लिए उनसे सवाल नहीं करते, क्योंकि सवाल करेंगे तो नरक मिलेगा, दोजक मिलेगी, और इसी डर ने यहाँ सत्य की जान ले ली। उसे लोगों ने ही मार डाला क्योंकि उसने उस भगवान का अपमान किया था जिसे वो मानते थे। और चूंकि यहाँ पे सत्य मर जाता है तो साथ में नंदिनी रूपी इंसान की आत्मा भी मर जाती है। यहाँ आत्मा के मरने का ये मतलब नहीं है कि वो लिटरली मर गई है, इट्स अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। आपने एक डायलॉग सुना होगा कि इस इंसान की तो आत्मा ही मर चुकी है, इसको न्याय अन्याय में फर्क नहीं दिखता। ये वही सिनेरियो है। इसके बाद दुनिया में झूठ और अराजकता का राज हो जाता है, और वो वह सिनेरियो दिखाया गया है जहां पे ये दुनिया जा सकती है सत्य के अभाव में, जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं सिचुएशंस के बारे में। उन्हीं सिचुएशंस को यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे दिखाया गया है। यहाँ जब इम्पोस्टर कल्कि अपनी माँ को लेकर जनता के पास जाता है तो यहाँ माँ की हालत देखने और समझने लायक है। यहाँ कल्कि मदर अर्थ से कहता है कि बस 5 महीने का टाइम दे दो, इनके पास जो कुछ भी बचा है उसको भी छीन के सतयुग लाऊंगा। यहाँ भी इम्पोस्टर कल्कि की विचारधारा बदली नहीं है, बल्कि उसने मदर अर्थ को लाल साड़ी पहनाई हुई है, सोने का मुकुट पहनाया हुआ है, और वो ये समझ रहा है कि उसकी मदर अर्थ को ठीक करने का यही एक सही तरीका है। लेकिन वो माँ प्रकृति ऊपर से भले ही सजी धजी दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर से अभी भी मरी हुई है। खुश होना तो दूर, वो सांस भी घुट घुट के ले रही है। खैर, इसके बाद ये वाली कहानी यहीं खत्म होती है। तब अपने डायरेक्टर साहब उपेंद्र हमें दिखाई देते हैं स्क्रिप्ट लिखते हुए। ये वही कहानी है जो किरण आदर्श नाम का क्रिटिक्स स्टार्टिंग से पढ़ रहा था। यहाँ पे डायरेक्टर उपेंद्र एंड कल्कि के कैरेक्टर के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है उसका वही सेम मतलब है जो मेरी इन दोनों वीडियोस का है। कल्कि यहाँ डायरेक्टर साहब को एडवाइस देता है कि इस तरह की कहानी लिखने से कोई फायदा नहीं है, थोड़ी एनिमल किल एंड मार्को जैसी मूवीज बनाओ तो लोग एंजॉय करेंगे। ये सब फालतू फिलोसॉफिकल मूवीज बनाने का कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं देखना चाहता, विच इज अपेरेंटली ट्रू। तो डायरेक्टर साहब कहते हैं कि मैं अपनी ऑडियंस को सच्चाई दिखाऊंगा, कहानी नहीं, ताकि उनको फोकस मिले। अब सवाल ये आता है कि थिएटर में उन्होंने दिखाया क्या था, तो उसका जवाब है इस फ्रेम में।
उन्होंने वहां दिखाया वो सच जो हर वक्त समाज में मौजूद है लेकिन लोग उसको नजरअंदाज करते हैं। वो रियल फुटेज जहां दंगे हो रहे हैं, कोई किसी को मजहब के नाम पे मार रहा है, लोग आपस में जाति के नाम पे झगड़े कर रहे हैं, लड़कियां रील बनाने के चक्कर में नंगी होकर नृत्य कर रही हैं, मीडिया ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में लोगों का दिमाग चाट रहा है। कुछ क्लिप्स भी दिखाई गई जहां लोग फिजिकल रिलेशंस बना रहे हैं। हाँ, थिएटर में मूवी देखते हुए वो आवाजें उसी की थी। एंड इसका दी एंड नहीं होता बल्कि ये एंडलेस होता है, बिकॉज ये अभी भी हो रहा है हमारे समाज में। लेकिन इस सबसे लोगों को फोकस कैसे मिला? क्योंकि उन्हें जब 3 घंटे थिएटर में बिठा के ये दिखाया गया कि इसी सब में तो उनकी जिंदगी जा रही है, सब टाइम पास ही कर रहे हैं, उनकी जिंदगी का आखिर मतलब क्या है, तो उनके सामने सारी पिक्चर क्लियर हो गई और उनको मिला फोकस। खैर, तो आई थिंक इस मूवी को देखने के बाद कुछ लोगों को जरूर अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत फोकस मिला होगा, क्योंकि जहां इस मूवी में इंसान के दिमाग की प्रॉब्लम दिखाई गई है वहीं एक सोल्यूशन भी सुझाया गया है, जो कि हमें इस सीन में देखने को मिलता है कि हम सबको खुद ही मिलजुल के इस दुनिया रूपी महल को सजाना और संवारना है। हम किसी नेता के, सरकार के भरोसे नहीं रह सकते, हमें अपनी जिम्मेदारियां खुद ही निभानी होंगी। वो जिम्मेदारी जो हमारी कॉन्शियसनेस हमें खुद बताती रहती है जब भी हमें सही और गलत के बीच में चुनाव करने का मौका मिलता है। बस हमें सत्य को पहचानना है और अपनी अंतरात्मा को मरने नहीं देना है। वेल, आई होप कि आपको यूआई मूवी से जुड़े अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन मुझे काफ़ी सारे डीएम्स आए हैं कुछ और सवालों को लेके जिनके जवाब मेरे पास नहीं है, जो सिर्फ उपेंद्र सर ही दे सकते हैं। काफ़ी सारी ऑडियंस को लगता है कि मुझे उपेंद्र सर के साथ एक हिंदी इंटरव्यू करना चाहिए। पिछली लाइव में भी काफ़ी सारी ऑडियंस की तरफ से ये सवाल आया था, तो सीधी सी बात है कि भाई मेरे पास इतना इन्फ्लुएंस नहीं है भाई लोग, ये तभी हो पाएगा जब उपेंद्र साहब चाहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो ये वीडियो भी उन तक पहुंचाओ। एंड उपेंद्र सर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपनी हिंदी ऑडियंस को भी एक मौका दीजिए आपसे जुड़ने का। एक पॉडकास्ट तो बनता है सर। अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू ऑन माई चैनल फॉर अ पॉडकास्ट। एक बार फिर से वीडियो को शेयर करने के लिए थैंक यू सर। एंड प्रेम अनफिल्टर्ड परिवार, आप लोगों को भी ढेर सारा प्यार। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।